हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। आज हम लोग एक और नया चैप्टर लेके आए हैं और आप सबके साथ इसको डिस्कस करेंगे। ये है आज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। सो ये तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, एजम्पशंस होते हैं। इसको क्यों पढ़ा जाता है, ये क्यों जरूरी है और कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होता है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। Understanding the accounting concepts, principles, and conventions. So, in the world of accounting, we just don't record the numbers randomly. We follow certain rules, ideas that bring clarity, structure, and consistency to the way financial information is recorded. इसका मतलब होता है कि कोई भी अकाउंट्स तैयार करने के समय हम रैंडमली कोई भी फिगर्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसको रिकॉर्ड करने का भी एक तरीका होता है, एक रूल होता है जिसे सबको फॉलो करना होता है ताकि वो एक कंसिस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे। किसी एक के बिजनेस को अगर कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ, तो एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए ताकि हम कंपेयर कर सके। ठीक है, so financial statement should be prepared in a uniform way, not just once, every year. So a common set of rules called generally accepted accounting principles. Common set of rules called the generally accepted accounting principles, GAP, has been created. These rules help everyone follow the same format so that financial reports are clear, consistent and comparable. सबको एक ही तरह के रूल्स के अकॉर्डिंग टू ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी होती है। एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको बोला जाता है, उसके तहत रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो व्हाट आर गैप? आपने अभी पढ़ा है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कॉन्सेप्ट्स, बेस लाइक रेवेन्यू, तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स है जिसको हम डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी एक इंट्रो आपको बता देते हैं। फिर कन्वेंशंस होंगे, कॉमनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ रूल्स वगैरह। दीज आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द होल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो नाउ हु सेट्स दीज रूल्स? ये जो रूल बनता है ये कौन बनाता है? तो these rules are formulated by regulatory authorities of each country. For example, in India, हमारे यहाँ पे क्या होता है? Companies must follow the accounting standards. ये accounting standards तैयार होता है formulated by the Institute of Chartered Accountants of India. The Institute of Chartered Accountants of India ये rules अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। इनके यहाँ पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार करते हैं। ठीक है, और इसमें मिनिस्ट्री योगदान रहता है। उसके बाद फिर ये सबको फॉलो करना पड़ता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आ गया ग्लोबली। ग्लोबली मेनी कंट्रीज यूज IFRS। ये भी जरूरी क्यों है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होता है ये भी अकाउंटिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, जो फॉरेन के कंपनीज है वो ये फॉलो करते हैं। ये क्यों जरूरी होता है? सपोज एक एग्जांपल है
कि इमेजिन दो कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है और एक यूएसए की कंपनी है। दोनों कंपनीज को फंड की जरूरत है, ठीक है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर से उनको फंड चाहिए। अब जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो दोनों को कंपेयर किस बेसिस पे करेगी? जो इंडियन कंपनी है वो कुछ तरीके से अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड करेगी और इंटरनेशनल कंपनी अलग से। तो फिर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसको दोनों कंपनी के अकाउंट्स को कंपेयर करने में बड़ी दिक्कत होगी। सो दैट इज द रीजन व्हाई दीज आर IFRS। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होता है जिसे फॉलो करना होता है। जब ये फॉलो करेगा तब दोनों के अकाउंट्स को कंपेयर करने में कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस इन्वेस्टर विल डिसाइड कि किस कंपनी में उसको अपना पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। शॉर्ट में फिर से हम एक बार गो थ्रू करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। These are accounting concept, basic ideas या assumptions on which the whole accounting system is built. जैसे बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरल रूल्स दैट गाइड हाउ टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं जो स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस होता है, ठीक है। कंपनी को कौन से तरीके का डिप्रिसिएशन मेथड चूज करना चाहिए या कैश अकाउंटिंग या मर्केंटाइल अकाउंटिंग ये चूज करना चाहिए। तो ये कन्वेंशन, तो ये जो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, दे आर ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड एंड दे आर गवर्न्ड बाय दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली। उसके तहत हम लोग अब आ जाते हैं सीधे कि ये कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हो इस चार्ट में कितने तरह के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। एक अकाउंटिंग पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनता है, जो बैलेंस शीट बनता है, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइंड हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो बनता है, ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना पड़ता है। ये सारा किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट जो बन रहा है वो ये फॉलो करके ही बनता है। सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। जो भी बना रहा है उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये पूरा फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो दे आर एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी, accrual, matching, going concern concept, realization, dual aspect, conservatism and consistency। अब इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और सिंपल तरीके से इसको समझ करेंगे। To start with business entity concept. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जैसे इसका नाम है, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। बिजनेस एंड इट्स ओनर्स। जो बिजनेस है या ओनर है, ओनर कौन होता है? जो बिजनेस में अपना पैसा डालता है। ओनर इज द पर्सन हु ब्रिंग्स इन द कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, और उसी पैसे से उसके बाद आगे और भी बिजनेस वो बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन बिजनेस और ओनर, दे आर टू सेपरेट एंटिटीज, इंडिपेंडेंट एंटिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस का रिकॉर्ड अलग से रिकॉर्ड मेंटेन होगा और जो ओनर है वो अपना रिकॉर्ड अलग से वो अकाउंटिंग अपना करेगा। ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, if owner withdraws money from the business for personal use, ध्यान में रखिएगा, अगर बिजनेस में ओनर ने कुछ पैसा दिया है, सपोज कोई भी कैपिटल अमाउंट
इसने अपना दिया है और वो पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकाल रहा है तो दैट इज रिकॉर्डेड एज ड्रॉइंग्स, नॉट बिजनेस एक्सपेंस। अगर बिजनेस में कोई पैसा डाला गया है और उसमें से कोई खर्चा हो रहा है तो दैट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। लेकिन अगर ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए उस पैसे में से कुछ निकाला है तो उसका वो पर्सनल एक्सपेंसेस होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स डिडक्टेड फ्रॉम हिज कैपिटल और बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना, इसे याद रखना है। दिस कॉन्सेप्ट इंश्योर्स क्लैरिटी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अवॉइड्स कंफ्यूजन। एग्जाम्पल है, सपोज मिस्टर बिजनेस इन्वेस्टेड 7 lakh with which he purchased machinery worth 5 lakh and maintained the balance in hand। ठीक है, तो क्या हुआ है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में कितना, ठीक है। अब इस 7 लाख से इसने क्या खरीदा, मशीनरी 5 लाख का, 5 लाख इसने मशीनरी, तो इसके पास बचा कितना, 2 लाख कैश। तो ये बिजनेस का हम जब अकाउंट करेंगे, जब बैलेंस शीट बनेगा तो इट विल बी लाइक दिस। बैलेंस शीट जब बनेगा तो कैपिटल हम दिखाएंगे 7 लाख और मशीनरी, फिक्स एसेट में मशीनरी 5 लाख और कैश बचेगा 2 लाख। So this comes to 7 lakhs और 7 lakhs। ओके okay. अब क्या कह रहे हैं, मिस्टर एक्स स्पेंड्स 5,000 टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसेस। फैमिली एक्सपेंसेस मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, फ्रॉम द बिजनेस फंड, देन इट शुड नॉट बी टेकन एज बिजनेस एक्सपेंसेस, इट विल बी चार्ज टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्या हो गया कि उसने इस बिजनेस में से 5,000 रुपए का अपना पर्सनल एक्सपेंसेस निकाला। क्या हो जाएगा फिर, ये जो 7 लाख है इसमें से माइनस हो जाएगा। सो इस कैपिटल विल बी 7 लाख माइनस 5,000, 6,95,000, ठीक है। और मशीनरी तो उतना ही रहा, लेकिन कैश में से उसने निकाल लिया, सो कैश विल ऑल्सो बी 2 लाख माइनस 5,000। तो फिर बैलेंस शीट हमारी इस तरह से होगी कि कैपिटल विल बी 6,95,000 एंड मशीनरी इज 5 लाख एंड कैश विल बी 1,95,000। ओके, ये समझ में आ गया। दिस इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस अलग है एंड ओनर इज अलग। Now coming to money measurement concept. The money measurement concept means that only those things which can be measured in monetary terms are recorded in books of accounts. ठीक है, ये जैसे इसका नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट, जो आइटम्स मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, सिर्फ उसी का ही रिकॉर्डिंग हो सकता है अकाउंट्स में। ये इसका ड्रॉबैक समझो या जो भी समझो, दिस इज अ बिग ड्रॉबैक इनफैक्ट इन अकाउंट्स, क्योंकि सिर्फ वही आइटम्स इसमें रिकॉर्ड होते हैं जिसका मॉनेटरी टर्म्स में हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, if company buys a machine for 5 lakh, it is recorded in the books because it has a money value. But if the company has a very talented employee or a strong brand name, अगर talented employee है तो कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो सकता, तो उसको कोई एक्स्ट्रा हम रिकग्निशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकल सकती है। सो दीज आर सम ऑफ गो अननोटिस्ड। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत इजी सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।
Then comes the periodicity concept. Periodicity concept is what? It tells us periodicity means performance and financial position should be checked regularly, not just at the end of its life. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब उन्हें लग रहा है कि ये बिजनेस उनको 10 साल तक काफी अच्छा चलेगा। सो क्या वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज 5 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्या वो 10 साल वेट करेंगे उसके बाद वो डिसाइड करेंगे या देखेंगे कि हमारा अकाउंट्स क्या है, कैसा पोजीशन है? नहीं, वो हर साल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये हर साल उनको रेगुलरली उनको देखना पड़ेगा कि उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तभी वो आगे के लिए डिसीजन ले सकेंगे, तभी वो कोई समझ में आएगा उनको कि वेदर ही इज इन अ प्रॉफिटेबल कंडीशन और ही इज गोइंग इनटू लॉसेस। सो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट मतलब कि हर पीरियड के लिए बेसिकली अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? 1 अप्रैल ऑफ द ईयर टू नेक्स्ट 31 मार्च, ये 12 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है 12 मंथ्स का जो पीरियड होता है ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ऑफ द ईयर टू 31 मार्च नेक्स्ट। ठीक है, तो इस पीरियड के दौरान जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी इनकम होता है, जो भी खर्चे होते हैं, उसका एक अकाउंटिंग किया जाता है और हर साल का अकाउंटिंग होता है। उसके बाद आप उसका रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद उसका आप कंपनी होती है तो एजीएम होता है, उसमें सारे लोग बैठ के उसमें डिसाइड कर लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं अकाउंट्स को। सो दिस इज द पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कि हर पीरियड में उनको अपनी अकाउंटिंग करना है। तो दिस सम बिजनेस में चूज, कोई कोई बिजनेस ऐसे भी होता है जो 6 मंथ्स में ही इंटरिम में एक बैलेंस शीट बनाते हैं। दिस इज डन व्हाट? फॉर व्हाट? Find out the profit and loss of the business each year. See the financial position of the business at the end of this period and also make timely decision based on regular financial reports. So ये तीनों चीजों के लिए जरूरी होता है कि हम इसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, उसका ऑडिट कराएं, उसको रिव्यू करें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अभी तक का जितना भी डिस्कस हुआ है वो क्लियर हो रहा है। और अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट्स होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप लिखिएगा, हम आपके क्वेरीज को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, so now we come to accrual concept. What is accrual concept? Accrual concept says that income and expenses should be recorded when they happen. When they happen, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रूअल कॉन्सेप्ट का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कैश कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे समझो कि जो कैश कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हमने इस पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी कैश हमने रिसीव किया और जितना भी कैश हमने पे किया उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ होती है। और उसका ठीक उल्टा होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है कि हम पूरे साल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, वेदर वी रिसीव द मनी इन और वी पे इट आउट और नॉट। अगर हमने अभी रिसीव नहीं किया, क्रेडिट पे कुछ किया है, तो उसको रिकॉर्डिंग हम जरूर करते हैं ताकि हमें पता चलता है कि पूरे साल में हमारा कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है और हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, this means we record things based on the date when the work is done or service is used. The concept gives more accurate picture and helps us to know what the business owes and what the business is expected to receive.
यानी बिजनेस की अपनी लायबिलिटी कितनी है, कितना उसे अपने आउटसाइडर्स को देना है, क्रेडिटर्स को कितना देना है, या डेटर्स से कितना मिलना है। ठीक है, एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो अपना क्लास कंडक्ट कर रही है मार्च में, लेकिन फीस वो रिसीव कर रही है हो सकता है अप्रैल में, नेक्स्ट मंथ। तो ये जो इनकम उसको हो रहा है मार्च में, जिसका वो रिसीव कर रही है अप्रैल में, लेकिन ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट में अगर अकाउंट्स रख रहे हैं तो वो मार्च की फीस वो मार्च में ही रिकॉर्ड करेंगे। रिसीव नेक्स्ट ईयर हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इस साल का वो इनकम कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, पेमेंट मैंने अगले साल किया, लेकिन वो चूंकि इस साल का खर्चा है तो इस साल में ही रिकॉर्ड होगा। नाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? All expenses matched with the revenue of that period should only be taken into consideration. ठीक है, मतलब in the financial statement of the organization, if revenue is recognized, then expenses related to that earning should be also recognized. ये बहुत सिंपल सा ही है कि अगर इस साल हमने कुछ इनकम किया है तो हम उसी के मैचिंग का एक्सपेंसेस अकाउंट करेंगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट, जैसे सपोज हमने 10,000, हमने 1,000 पेंसिल्स खरीदे एट द रेट ऑफ 10। ठीक है, 1,000 पेंसिल्स परचेज, एक बिजनेस है जिसे 1,000 पेंसिल्स खरीदा 10 रुपीज पे, तो उसका कॉस्ट हो गया 10,000, ये इसका परचेज हो गया। अब इसमें से इसने सिर्फ 800 पेंसिल्स को बेचा एट द रेट ऑफ 15 रुपीज। $12,000 सेल। ठीक है, और 200 पेंसिल मेरा अभी स्टॉक में है। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, या तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि हम परचेज दिखा रहे हैं 10,000 और सेल्स दिखा रहे हैं हम 12,000, और फिर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम अकाउंट कर रहे हैं। या ऐसे अगर मैचिंग कॉन्सेप्ट है तो ये कह रहा है कि सेल अगर सिर्फ 800 पेंसिल्स का हुआ है तो यहां पे इंस्टेड ऑफ 1,000 पेंसिल आप 8,000 ही लिखो, मतलब उतने ही पेंसिल्स का आप खर्चा दिखाओ जितने का आप इनकम दिखा रहे हो। ठीक है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में जितने का आप रेवेन्यू दिखा रहे हो उतने का ही खर्चा आप अकाउंट करो, ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नाउ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना आपको जरूरी है और इसको याद करना भी बहुत जरूरी है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न मतलब जैसे नाम बता रहा है कि गोइंग, ये कंटिन्यूअस चलेगा। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स दैट वी अज्यूम the business will keep running in future and will not shut down anytime soon. तो बिजनेसमैन है, उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो दिमाग में यही सोच के वो बिजनेस करेगा ना कि ये बिजनेस हमारा बहुत सालों तक चलेगा। हम उसके ऊपर जो भी खर्चे करेंगे, जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे, तो हम लॉन्ग रन के लिए अगर कर रहे हैं तो हम ये सोच के कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस काफी सालों तक चलेगा।
So when we prepare the financial statements, we do it with the belief that business will continue its work like normal. तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बिजनेस में बिजनेसमैन ने क्या किया, मशीनरी पहले ही उसने इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपए अगर सपोज इसने इन्वेस्ट किया और मशीनरी उसने खरीद ली 5 लाख, तो वो यही दिमाग में उसका है ना कि ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ये इतने बड़े इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं इसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, अगर वो 5 लाख का मशीनरी खरीद रहा है, 5 लाख का मशीनरी खरीद रहा है टू यूज इट फॉर 10 years, सो इसका क्या होगा, जो डिप्रिसिएशन होगा वो 10 साल तक, वो हर साल इस 10 साल तक ये डिप्रिसिएशन को खर्चे में दिखाएगा और क्लेम करेगा, ठीक है। सो तभी करेगा जब ये बिजनेस इसका चलता रहेगा 10 साल तक, ठीक है। तो ये है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, cost concept in accounting means that all assets are recorded in the books at their original purchase price. The original also called the historical cost. जो बड़े बड़े assets, जो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह हम जो खरीदते हैं, बिजनेसमैन जो खरीदता में, वो रिकॉर्ड किया जाता है सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो एक यूनिफॉर्मिटी एक मेंटेन रहता है। द ओरिजिनल परचेज प्राइस नॉट करेंट मार्केट वैल्यू, क्योंकि आपने लैंड खरीदा 10 साल पहले, जो खरीदा है आपने सपोज 50 लाख का लैंड खरीदा है, उसकी मार्केट वैल्यू हर साल बढ़ रही है या कम हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो आप बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि फिर वो रियल वैल्यू भी नहीं समझ में आता है। सो हम जब भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में, जो ओरिजिनल प्राइस होता है उस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, so that it is clear, reliable, objective. So company buys a machine on 1st January 1995 for 5 lakh. So it is always recorded at 5 lakh. ठीक है, इवन उसका अगर मार्केट 3 लाख हो गया तो भी बैलेंस शीट में 5 लाख ही दिखेगा, या बढ़ गया 8 लाख हो गया तो भी हमारे बैलेंस शीट में वो 5 लाख ही दिखेगा। जब उसको हम सेल करेंगे तब उसके मार्केट वैल्यू को रियलाइज करेंगे, ठीक है। तो तब तक जब तक उसका सेल नहीं हो जा रहा है तब तक उसका बैलेंस शीट में ओरिजिनल कॉस्ट में ही वैल्यू दिखेगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं रिव्यू। हम लोगों ने क्वांटिटी कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कर लिया, पीरियोडिसिटी, एक्रूअल, मैचिंग, गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो अभी तक हम लोगों ने इतना कवर कर लिया है, ठीक है। ये सारा और अभी हमारा बाकी है, इसको हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको टेकअप करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें अगर आपको, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमें हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपके डाउट्स को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सो लेट अस मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो फॉर टुडे, थैंक यू।